शीर्षक कहीं माँ कहीं पिता। पत्नी अपाला को समझाते हुए महाज्ञानी व्यवहार में संत प्रवक्ता तिलक जी बोले, हम दोनों पूर्णमासी को रात में ठीक 3 बजे मिलेंगे। पूरी साफ सफाई, घर के पूजा स्थान में कमल व कदम के फूल, गंगाजल, आम की बंदनवार, ब्रह्मा की मूर्ति अवश्य रखना। मुझे पूरा विश्वास है हमें 2 प्रकांड पंडित पुत्रों की प्राप्ति होगी। उनकी प्रसिद्धि मेरे से भी अधिक होगी। विवाह के 4 साल बाद भी तिलक जी संतानहीन थे। वह नगर के ही ज्योतिष व संस्कृत के विश्वविद्यालय में प्रवक्ता थे। वह प्रोफेसर पद की उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्नी का उन पर बहुत विश्वास था। साल भर तक संपूर्ण कर्मकांड के साथ वे दोनों पूर्णमासी की रात में पूर्ण रूप से मिलते रहे, परंतु निराशा ही हाथ लगी। इतना समय व्यतीत कर वह डॉक्टर को दिखाने गए। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मां नहीं बन सकती, वह दूसरी स्त्री की कोख यानी IVF से ही उन्हें संतान प्राप्ति संभव है। अगले दिन से ही वह दोनों IVF की प्रक्रिया के वास्ते अस्पताल जाते रहे। वहां पर कुछ ही समय में स्टाफ के अधिकतर सदस्यों का हाथ या जन्मपत्री देखकर उन्हें बताते रहे व प्रसिद्ध भी हो गए। सभी मानते थे कि दूर दूर तक उनके जैसा भविष्यवक्ता नहीं था। जब अस्पताल की प्रमुख नर्स उनके शरीर से बच्चा उत्पन्न करने वाला अंश ले रही थी, तब वह सोच रही थी कि उनका छोटा बहनोई बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। किसी अज्ञानी पुरुष का अंश अपनी बहन को देने के स्थान पर क्यों न तिलक जी का अंश बहन को दे दे। इससे समाज को एक और ज्ञानी मिलेगा। समय पर तिलक जी की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें जितनी प्रसन्नता संतान प्राप्ति की थी, उतना ही दुख अपने जीवन की प्रथम गलत भविष्यवाणी की हुई। बारंबार अपने से एक ही प्रश्न पूछते रहे कि उनका ज्ञान कहाँ अधूरा रह गया। अपनी इस व्यक्तिगत असफलता से तिलक जी महीनों तक सबसे दूरी बनाकर जीते रहे। मन में यही तड़प थी कि अपने अज्ञान को क्यों ज्ञान समझते रहे। अब विश्वविद्यालय और समाज में वह केवल संस्कृत साहित्य तक ही सिमट गए। बार बार नए पुराने ग्रंथों को उलट पुलट कर भी वह अपनी भविष्य की बात को गलत नहीं मान पा रहे थे। परंतु घर पर एक ही पुत्र समर्थ का होना यही कह रहा था। दृढ़ से दुर्बल की तरफ झुकना उनकी नियति बन गई थी। सबके समझाने पर भी वह आत्मविश्वास खोते गए। नगर के बड़े बड़े व्यक्ति उनसे भविष्य पूछते रहे और वह मना करते रहे। उनका 22 वर्षीय पुत्र उनसे अधिक योग्य था, प्रकांड था। तिलक जी को नया सीखने का बहुत शौक था। उनका मानना था कि विषय से संबंधित उनका एक एक शब्द नवीनता व गहराई से भरपूर हो। कभी भी उनका भाषण हल्का नहीं माना गया था। दक्षिण भारत में अगले महीने उनके विषय से संबंधित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए वह पूरी तरह पढ़ लिख रहे थे। सम्मेलन में उनका नाम मुख्यतया लिया गया। 4 दिन चलने वाले सम्मेलन के पहले दिन दोपहर के सत्र में पहुंचने में उन्हें कुछ देर हो गई। उस सत्र के वक्ता ने अपना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया था, परंतु वह स्वयं चौंक गए कि उनकी और उनके बेटे समर्थ की मिलीजुली आवाज कहां से आ रही थी। उनकी व समर्थ की आवाज बहुत मिलती थी, वह बोलने का ढंग भी। शीघ्र ही कमरे में पहुंचकर वह अचंभित हो गए। उनके बेटे समर्थ से पूर्णतया मिलता हुआ स्वरूप व विषय की गहराई में निपुण वह कौन था। मालूम करने पर पता चला कि वह नलीन है। सत्र के बाद उन्होंने उससे बहुत बातें की। तब पता चला कि उसके माता पिता उत्तर भारत से आकर उधर बस गए थे। बातचीत में निपुण तिलक जी ने यह भी जान लिया कि नलीन की मौसी जी उसी अस्पताल में प्रमुख नर्स थीं जहां समर्थ का जन्म हुआ था। उन 4 दिनों में उन्होंने अपना व नलीन का DNA टेस्ट करवाकर जान लिया कि वही उनके पिता हैं। हालांकि नलीन इस तथ्य से अनजान था।
डीएनए रिपोर्ट देखकर वह बहुत समय के बाद खुलकर मुस्कुराए थे। हाँ, वह ज्योतिष विद्या के पारंगत थे। इन 4 दिनों में वह नलीन के दोस्त की भांति उसके साथ ही रहे। उसको उत्तर भारत का भ्रमण करने के लिए अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। पुराने दिनों की भांति ट्रेन में अन्य यात्रियों का हाथ देखते बतियाते रहे। नलीन के जन्म का बाकी का रहस्य तो वह अस्पताल जाकर मालूम कर ही लेंगे, क्योंकि वहाँ के स्टाफ के अधिकतर लोग उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते थे। उनके जीवन का यह नया अध्याय भविष्य में दोनों बेटों के साथ ऊंचाइयों का रास्ता दिखा रहा था। इस समय तो केवल और केवल अपने खोए हुए दूसरे बेटे को स्नेह देना व उसका भविष्य संवारने का कार्य ही प्रमुख था।